हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक। मैं फिर से वापस आई हूँ एक नई कहानी खिड़की के उस पार लेकर। तो चलिए सुनते हैं कहानी खिड़की के उस पार। आज मैं आज़ाद होने वाला हूँ, किसी बंधन से नहीं बल्कि जेल से। हाँ, आपने सही सुना, आज मैं जेल से आज़ाद होने वाला हूँ। उस जुर्म के उम्र कैद से आज़ाद होने वाला हूँ जो मैंने कभी की ही नहीं। मुझे आज भी याद है, मैं ज़्यादा उम्र का नहीं था, कोई 24-25 होगी मेरी उम्र, जब माँ बाबूजी मेरे लिए रिश्ते देख रहे थे। और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की। एक रोज मैं सुबह सुबह उठा और अपने माँ बाबूजी के कमरे में गया। मेरी आदत थी रोज सुबह उठकर माँ बाबूजी के हालचाल पूछना, इसलिए मैं उस रोज भी गया था। लेकिन मैंने जो देखा उसे कैसे कहूँ। खैर, कहता हूँ। माँ बाबूजी के पेट में चाकू मारा गया था। वो दोनों खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे और तिजोरी खुली थी, लेकिन उसमें से जेवर पैसे सब गायब थे। मैं माँ बाबूजी से लिपटकर रोने लगा। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर पूरे घर वाले इकट्ठे हो गए। माँ बाबूजी को इस हाल में देख सभी रोने लगे। वो वक्त काटना मेरे लिए कितना मुश्किल था मैं बता भी नहीं सकता। पुलिस आई, उनका पोस्टमार्टम किया और तहकीकात करने लगी। 2 दिन बाद हमें माँ बाबूजी का शव वापस मिला, तो हमने उनका दाह संस्कार किया। उन्हें गए 1 महीने हो गए और पुलिस तहकीकात करती रही। इस बीच माँ बाबूजी के कमरे में कोई नहीं गया, क्योंकि पुलिस ने रोक रखा था। और 2 बार पूरे घर की तलाशी भी ली गई थी। 1 महीने 2 दिन हुए थे और तीसरे दिन पुलिस आई अपने हाथों में हथकड़ी लेकर। मुझे लगता है पुलिस वालों ने खूनी का पता लगा लिया है। हम सब इंतजार कर रहे थे कि कब पुलिस वाले हमें खूनी का नाम बताएं, पर पुलिस सीधा मेरे पास आई। उसने कहा, आपको गिरफ्तार किया जाता है मिस्टर त्रिभुवन ठाकुर। आपने पैसों के लिए अपनी माँ श्यामा देवी और पिता राम प्रसाद ठाकुर का कत्ल किया है। मैं उनकी बातें सुनकर भौचक्क रह गया। क्या कहता मैं? मेरे बड़े भाई साहब ने कहा, आपके पास क्या सबूत है? पुलिस ने कहा, इनके कमरे में अलमारी से चोरी हुए गहने और पैसे मिले हैं। मैंने कहा, लेकिन ना तो मैंने कोई चोरी की है, ना ही कोई कत्ल। पुलिस ने कहा, एक बात बताइए, आपके माँ बाप आपकी शादी कराना चाहते थे, लेकिन लड़की वालों की मांग थी कि उन्हें नौकरी वाला दामाद चाहिए। अब आप तो अपने पिता की जमींदारी में मदद करते हैं, तो आपके पास नौकरी है नहीं, पर शादी करने के लिए आप नौकरी ढूंढने गए थे कि नहीं? मैंने कहा, हाँ, मगर। पुलिस ने कहा, मगर आपको नौकरी नहीं मिली क्योंकि सभी ने रिश्वत मांगा और आपने उनसे कहा कि मैं कुछ दिन में इंतजाम करता हूँ। आपने अपने पिता से पैसे मांगे पर उन्होंने मना कर दिया, तो आपने चोरी करने की सोची, मगर आपको चोरी करते हुए उन्होंने देख लिया और पुलिस बुलाने की धमकी दी, तो आपने उनका कत्ल कर दिया। जब आप अपने पिता का कत्ल कर रहे थे तो आपकी माँ ने आपको कत्ल करते हुए देख लिया, तो आपने उन्हें भी मार दिया और सुबह रोने का नाटक कर रहे थे। मैंने चिल्लाकर कहा, ये सरासर झूठ है, कोई मुझे फंसा रहा है। भाई साहब, आप तो मुझ पर भरोसा करते हैं ना? भाभी, आप तो मेरा भरोसा कीजिए, अरे कोई तो मुझ पर भरोसा करो। मैं चिल्लाकर रह गया, पर भाई साहब और भाभी ने मुंह फेर लिया। कोर्ट ने मुझे दोषी साबित करके मुझे 15 सालों की सजा सुना दी। 15 साल बीत गए। इस बीच मुझसे मिलने कोई नहीं आया, ना भाई साहब ना भाभी। लेकिन हाँ, मेरा एक बचपन का दोस्त कभी कभार आता था और हाल चाल पूछ लेता था। माँ बाबूजी का कत्ल किसने किया है, ये राज भी उसी ने खोला। दरअसल मैंने बाबूजी को कहा था कि जिन गरीब किसानों से लगान वसूल हो रहा है उनसे लगान ना लिया जाए, बल्कि उन्हें उनकी खेत दे दिया जाए। बाबूजी ने मेरे फैसले का समर्थन किया और पंचायत से बात की, लेकिन बहुत से लोग इसके खिलाफ थे, तो मैंने उन्हें समझाया। उस वक्त वो मान गए। अगले दिन बाबूजी जमीन के पेपर्स उन गरीब किसानों के नाम करने वाले थे, लेकिन उन लोगों ने बाबूजी को मार दिया और उन्हें मारते हुए माँ ने देख लिया था, तो उनका भी कत्ल कर दिया। उन्हें डर था कि अब बाबूजी के बाद मैं ये काम कर सकता हूँ, जिससे उन्हें लगान भी नहीं मिलेगी और उनकी जमीन भी चली जाएगी। इसलिए उन्होंने ये इल्जाम मेरे सिर डाल दिया। पर अब जब ये सच मुझे पता चल गया था, तब 13 साल बीत चुके थे और इस बीच माँ बाबूजी के गुनहगार ये दुनिया छोड़ चुके थे। जब मुझे सच नहीं पता था तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, और उस दिन जब सच पता चला तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया। खैर, मैं आज आज़ाद हो रहा हूँ। मेरे जेल में एक खिड़की है जिसमें से मैं अक्सर बाहर के नज़ारे देखता था। लोगों को अपने परिवार के साथ जाते, साथ खाते, बातें करते, उन्हें प्यार करते देखता था।
तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं भी उस खिड़की के पार जाना चाहता था, अपने परिवार के साथ रहना चाहता था। और आज मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी और आखिरकार मैं आज़ाद हो गया। पर मुझे लेने कोई नहीं आया था। मेरे दिल को थोड़ी ठेस जरूर पहुंची। फिर मैंने कहा, हो सकता है सब बहुत व्यस्त हो, खैर मैं अकेले ही चलता हूँ। मैं अकेले ही घर जाने लगा। रास्ते में मुझे कहीं कहीं झगड़े होते दिखाई दिए, जहाँ भाई भाई आपस में लड़ रहे थे, पर मैंने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया। मुझे पता है कि मेरा परिवार ऐसा नहीं होगा। मैं घर पहुंचा तो देखा सब एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। मतलब ये कि कोई भी व्यस्त नहीं था। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर मैंने कहा, अरे मैं हूँ त्रिभुवन। तो भाई साहब ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम आज आज़ाद हो रहे हो। अच्छा ठीक है, अच्छा हुआ आ गए। फिर भाभी से कहा, अच्छा सुनो, देखो खाने के लिए कुछ बचा हो तो दे दो। जैसे लगा कि मैं कोई भिखारी हूँ। भाभी ने मुझे 2 सूखी रोटी, थोड़ा सा नमक और अचार दिया और कहा, अभी के लिए यही है। मैंने कहा, अरे भाभी, इससे अच्छा तो जेल में खाना मिलता था। तो भाभी ने कहा, तो वहीं रह जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी। जाते जाते भाभी ने कहा, पता नहीं कहाँ से चले आए, अब हमारे ही सिर पर बोझ बने रहेंगे। भाभी के शब्द मेरे सीने में तीर की तरह चुभे। मेरे मुंह में एक भी निवाला नहीं गया। रात को सोने के लिए मुझे कोई बिस्तर नहीं मिला, तो मैं नीचे जमीन पर ही लेट गया। वैसे ही थक चुका था। अगले दिन मुझे बाहर बरामदे में सोने के लिए बिस्तर लगा। ठंडी का मौसम था तो ठंड बहुत लग रही थी, पर मैं कंबल किससे मांगता। कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, ना भाई साहब, ना भाभी और ना ही बच्चे। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए। ना भाई साहब की बेरुखी बदली, ना भाभी के ताने और ना बच्चों की दूरियां। एक रोज भाई साहब सुबह सुबह तैयार होकर कहीं जा रहे थे, तो मैंने पूछा, कहीं जा रहे हैं क्या भाई साहब। तो भाई साहब ने चिढ़कर कहा, काम पर जा रहा हूँ, तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां तो तोड़नी नहीं है। अब एक सदा से बढ़ गया है तो मुझे काम तो ज्यादा करना पड़ेगा ना। बात फिर से मेरे दिल पर लगी। मैंने खिड़की के उस पार की जो दुनिया देखी थी, वो ख्वाब अब टूट चुका था। उसी रात मुझे लेकर भाई साहब और भाभी में झगड़े भी हुए और सुबह मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगा। मेरे दिल पर बार बार चोट लग रही है और अब मुझ में सहने की हिम्मत नहीं रह गई है। मैं नहीं जानता कि मुझे मिलेगी या नहीं, पर मैं जा रहा हूँ अपने खिड़की के उस पार की दुनिया को ढूंढने। कहानी खत्म। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक जल्दी पहुँचे।